इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के दरमियान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर गौर किया गया। बरतानिया के साथ टैक्स फ्री ट्रेड के ऊपर गौर किया गया। जो सऊदी अरब है वो इंडिया के 2 लाख लोगों को मुलाजमत प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो अमेरिका है वो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सफारत खाना ओपन करने जा रहा है। अगर इन सारी चीज़ों का मद्देनजर रखें तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। मैं कलेक्टिवली G20 की बात करूं तो ये सारे कंट्रीज 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% ऑफ द ट्रेड इन सारी कंट्रीज के दरमियान होती है और ये सारे कंट्रीज 2/3 पॉपुलेशन पे मुश्तमिल है। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे अगर 2017 में गवर्नमेंट को ना गिराया जाता तो आज पाकिस्तान भी G20 के अंदर इंक्लूड होता। 2017 में पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी वो 4.7% थी। इसके अलावा जो एक्सटर्नल डेट थी पाकिस्तान की वो $91 बिलियन थी। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम पे पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो 40 थी। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 9 और 10 सितंबर के दरमियान जो G20 के समिट इंडिया में हुआ, इस समिट में कौन कौन से MOUs पे साइन हुए, इस समिट का पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा और ये G20 एक्चुअल में है क्या, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये सब चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले G20 को समझने से पहले हमें G7 को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम अगर हिस्ट्री में जाएँ तो ये 1970 की बात है कि जब दुनिया के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत ज़्यादा आ चुके थे। तो अर्ली 1973 में जब अरब कंट्रीज़ ने ऑयल एम्बार्गोज लगाए तो वेस्टर्न कंट्रीज़ जिनके अंदर अमेरिका और यूरोप शामिल हैं इनके ऊपर इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑयल के लिए अरब कंट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे। तो इसी चीज़ को लेते हुए इन सारी कंट्रीज़ ने सोचा कि क्यों ना हम इकोनॉमिक डेवलप कंट्रीज़ को आपस में मिलाकर एक इजलास को बुलाएं। तो अर्ली 1973 की बात है कि जब अमेरिका, UK, फ्रांस और वेस्ट जर्मनी की कंट्रीज़ आपस में मिले और 2 साल के बाद इसमें इटली और जापान को भी शामिल कर दिया गया और 1976 में इसके अंदर कनाडा भी इंक्लूड हो गया। तो ये G6 की फर्स्ट मीटिंग 1976 में हेल्ड हुई। अगर हम इन सारी कंट्रीज़ की बात करें तो ये सारी कंट्रीज़ उस वक्त की डेवलप कंट्रीज़ थी और टॉप इकोनॉमिक कंट्रीज़ थी और इनके अंदर लिबरल डेमोक्रेसी, इंडिविजुअल राइट्स और ह्यूमन राइट्स जैसे नज़रियात कॉमन थे। इसी तरह से 1998 में रशिया को भी इसके अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है और ये G7 G8 में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन 2014 में जब रशिया क्रीमिया के ऊपर एनेक्सेशन करता है तो रशिया इस G8 की दौड़ से बाहर हो जाता है और ये G8 वापस G7 में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से अगर हम G20 की बात करें तो 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जिसकी निस्बत ना मलेशिया, जापान और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज़ इस एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस से इम्पैक्ट हुए। तो 26 सितंबर 1999 में इस बात पे गौर करना स्टार्ट किया गया कि कौन कौन से डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज़ को इस G20 के अंदर शामिल किया जाए। इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया, चाइना और रशिया को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसके साथ साथ रीजनल पावर्स जिनके अंदर यूरोपियन यूनियन, मिडिल ईस्ट के अंदर सऊदी अरबिया और ओशिनिया के अंदर ऑस्ट्रेलिया और रशिया को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया। उसके बाद 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग जो कि अमेरिका के अंदर हेल्ड होती है, इसमें ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ आपस में इस चीज़ पे गौर करते हैं कि हम किस तरह से ट्रेड बैरियर्स को ख़त्म कर सकते हैं। अगर मैं कलेक्टिवली G20 की बात करूँ तो ये सारे कंट्रीज़ 85% ऑफ द वर्ल्ड GDP कंट्रीब्यूट करते हैं। 75% ऑफ द ट्रेड इन सारी कंट्रीज़ के दरमियान होती है और ये सारे कंट्रीज़ 2/3 पॉपुलेशन पे मुश्तमिल है। तो इन सारे स्टैट्स को मद्देनजर रखते हुए हमें G20 की जो अहमियत है उसका अंदाज़ा हो जाता है। अगर हम इस साल के समिट की बात करें तो ये 18 समिट था जो कि इंडिया के अंदर हेल्ड हुआ। इसी तरह से हर डिफरेंट कंट्री के पास हर साल इसकी प्रेसिडेंसी जाती है और इसके अलावा ये ट्रॉयका बेस्ड सिस्टम के ऊपर वर्क करता है जिसके अंदर करंट, प्रीवियस और आने वाले प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मुश्तमिल होता है और हर साल इसकी एक नई प्रेसिडेंसी होती है और हर साल इसका समिट एक नए कंट्री के अंदर मुनक्किद होता है। तो इस साल ये इंडिया के अंदर मुनक्किद हुआ, नेक्स्ट ये ब्राज़ील के अंदर मुनक्किद होगा और इनिशियल ये जो G20 था इसके अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस के ऊपर फोकस किया जाता था, लेकिन दुनिया की बदलती सूरत हाल को देखते हुए इसके अंदर क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे गोल्स को भी शामिल कर दिया गया। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ जो एक काबिल गौर है कि G20 20 डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर मुश्तमिल है और हर कंट्री की अपनी एक फॉरेन पॉलिसी है और हर कंट्री का अपना एक नेशनल इंटरेस्ट है। तो किसी एक मुद्दे पे इन सब कंट्रीज़ का मुत्तफिक होना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है। जैसा कि हम इसकी एग्जांपल थे 2016 में US प्रेसिडेंट ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन करने से इनकार कर दिया। इससे हमें इसके कॉम्प्लेक्स प्रोसेस का अंदाज़ा होता है कि ये G20 प्रोसेस
कॉम्प्लेक्स कितना है कि जब तक सारी कंट्रीज एक चीज़ के ऊपर इतफाक़ नहीं करती, एक पॉलिसी डेवलप नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर हम करंट समिट जो कि इंडिया के अंदर मुनक्किद हुआ इसकी बात करें तो इसके अंदर इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप के दरमियान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने पर गौर किया गया। बरतानिया के साथ टैक्स फ्री ट्रेड के ऊपर गौर किया गया। जो सऊदी अरब है वो इंडिया के 2 लाख लोगों को मुलाजमत प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा जो अमेरिका है वो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा सफारत खाना ओपन करने जा रहा है। अगर इन सारी चीज़ों का मद्देनजर रखें तो ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया। अगर हम पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी की बात करें तो मैं हालिया ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का एक बयान सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे अगर 2017 में इनकी गवर्नमेंट को ना गिराया जाता तो आज पाकिस्तान भी G20 के अंदर इंक्लूड होता। तो अगर हम रैशनल बेसिस पे इसका एनालिसिस करें तो 2017 में पाकिस्तान की जो GDP ग्रोथ थी वो 4.7% थी। इसके अलावा जो एक्सटर्नल डेट थी पाकिस्तान की वो $91 बिलियन थी। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम पे पाकिस्तान की जो पोजीशन थी वो 40 थी। इस तरह के सियासी बयानबाजियाँ जब तक पाकिस्तान के अंदर होती रहेंगी, पाकिस्तान के लीडर्स सियासी बयानबाजियों से काम लेंगे और अपनी मुल्क की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे फोकस नहीं करेंगे तो मुझे पाकिस्तान का आने वाले दिनों में इस वर्ल्ड के साथ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। क्योंकि इस बदलती दुनिया की सूरत हाल को देखते हुए जहाँ हर कंट्री का इंटरेस्ट मुख्तलिफ है, जहाँ पे सऊदी अरब जैसे ब्रादर इस्लामी ममालिक और टर्किया जैसे ममालिक जो कि अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए अपनी फॉरेन पॉलिसी को डिज़ाइन कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जब तक अपने इंटरनल कंडीशन को स्टेबल नहीं करेगा, अपने ट्रेड बैरियर्स को हटाएगा नहीं, अपने कंट्री को एक इकोनॉमिक फ्रेंडली कंट्री नहीं बनाएगा, तो हम इस रेस में बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को शादो आबाद रखे। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। मिलते हैं आप सब लोगों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।